नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बांग्लादेश में जो अभी इलेक्शन हुआ है उसको लेके। और मेरा नाम कमर आगा है और इलेक्शन के चलते हुए जो डिफरेंट पहलू हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे अलग-अलग उसके ऊपर। ये एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें बेसिकली देखा जाए तो एक ही पार्टी वन पार्टी रूल इमर्ज होते हुए दिखता है क्योंकि अपोजिशन ने बॉयकॉट किया था और इंडिपेंडेंट सीट्स में से भी जो कैंडिडेट जीत के आए इंडिपेंडेंट वो भी अधिकतर अ, शेख हसीना की जो अवामी लीग पार्टी है उसी के पुराने मेंबर्स नजर आते हैं। इस तरह देखा जाए तो बेसिकली एक वन पार्टी रूल वहां पे इमर्ज हो गया। दूसरी बात ये भी है कि पीएनबी जो दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसने इसका अ, बहिष्कार किया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ये के नाम से जानी जाती है और ये कि जो वोट पड़ा है वहां पे वो केवल 41.8% पड़ा है और जबकि पोलिंग बंद होने से पहले केवल 27% था। इसको इसके ऊपर काफी शुभा किया जा रहा है कि एकदम से इतने कैसे परसेंटेज बढ़, जो कि उनको लगता है कि अपोजिशन वालों को लगता है कि यह संभव है। यानी उनका चार्ज ये है कि थोड़ी सी रिगिंग भी की गई है। फिर ये भी है कि डेमोक्रेसी बांग्लादेश में है, इसमें कोई शक नहीं। शेख हसीना जब से आई हैं, उन्होंने काफ़ी चेंज भी किए हैं, इकोनॉमी भी बहुत बूस्ट हुई है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये है कि उससे पहले आर्मी रूल भी वहाँ पे काफ़ी समय के लिए रहा है और 2008 में जब ये वापस से लेके वहाँ पे डेमोक्रेसी दोबारा से वापस हुई थी और डेमोक्रेसी के आने के बाद ये भी सही है कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यकों को खासतौर से हिंदू समाज के जो लोग वहाँ रहते हैं, उनको काफ़ी रिलीफ मिला है शेख हसीना के पीरियड में। और ये वो पीरियड है जब जो ये बांग्लादेश के बड़े घनिष्ठ संबंध भारत से डेवलप हुए। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसके हिसाब से बहुत काम हुआ है। और यही नहीं बल्कि कनेक्टिविटी के इशू पे भी काफ़ी काम हुआ है। कनेक्टिविटी भी लैंड और रोड और ट्रेन के माध्यम से डेवलप हुई है। फिर मैरीटाइम कनेक्टिविटी भी नज़र आती है, काफ़ी चलता हुआ हमारा ट्रेड भी वहाँ पे है, बायलैटरल ट्रेड भी बढ़ के तकरीबन $17 बिलियन के नियरली पहुँच गया है। ये एक अच्छी फिगर नज़र आती है। हालाँकि पोटेंशियल कम से कम 40-50 बिलियन का है। उम्मीद की जाती है कि अगले 5 साल में हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन तो हो गया। अ और दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश जो है वो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस माना जाता था। लेकिन अब ये कि 2026 तक वो इस श्रेणी से हट जाएगा, यानी डेवलपिंग नेशन की श्रेणी में आ जाएगा और ये भी एक बड़ा उपलब्धि उनको भी है। उनकी इकोनॉमी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी मानी जाती है दुनिया में। उसका जो वो है जीडीपी जो है वो लगभग इकोनॉमिक जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है और ये बढ़ के 1.133 ट्रिलियन डॉलर पर पीपीपी हो जाएगा, हो गया है इनफैक्ट 2022 में। और ये भी है कि इन्फ्लेशन जो है वहाँ के ऊपर काफ़ी है। वहाँ पे लगभग इन्फ्लेशन के अगर फिगर देखी जाए तो लगभग 5% के करीब बताते हैं। हालाँकि बहुत से लोगों का मानना है कि ये फिगर सही नहीं है और जो है 5 और 6 के बीच में वो बताते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट को भी वो बताते हैं कि 4.7% है। ये भी डाउट है। हालाँकि उनके यहाँ भी ज़्यादा बांग्लादेश भी कृषि प्रधान देश है। उनके यहाँ भी ज़्यादातर अ, जो है एक बड़ी संख्या में लोग खेती पे डिपेंडेंट हैं। खेती erratic है, उनके यहाँ फ्लड भी आते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लड आते हैं क्योंकि जब जो मेन रिवर्स हैं ब्रह्मपुत्रा, उसमें जब रिवर फ्लड हर साल आ जाता है तकरीबन, जिसकी वजह से खेती को बहुत नुकसान होता है। हालाँकि पानी वहाँ पे काफ़ी बरसता है, पैडी यानी चावल और कुछ फसलें बहुत अच्छी भी होती हैं। बिल्कुल। और
बांग्लादेश में ऑयल एंड गैस भी पाई जाती है, जिसका वो एक्सपोर्ट दूसरी मुल्कों में भी करते हैं। लेकिन जैसे कि दूसरे तमाम देशों में है, करप्शन भी काफ़ी नज़र आता है, जिसके बारे में कम बातचीत यहाँ पे होती है। कितना है ये कहना मुश्किल है, लेकिन करप्शन नज़र पब्लिक बहुत तेज़ी से बदल रही है, भारत का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, वो ये देखते हैं कि भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ कम हो रहा है, जो फिगर्स वो देखते हैं, वो भी चाहते हैं। उसका असर पड़ोसी देशों पे भी पड़ता है, बांग्लादेश पे भी उसका असर है, बांग्लादेश के लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ भी खुशहाली आए ज़्यादा और अच्छे दिन आएँ दोबारा से उनके और वो ये भी चाहते हैं कि डेमोक्रेसी भी पूरी तरीके से रहे। यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और बढ़े। बांग्लादेश जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर और दूसरे सेक्टर्स को छोड़ के टेक्सटाइल और कॉटन टेक्सटाइल और फिर उसके अलावा ये है कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो यूरोप, अमेरिका की हैं, उनके वो अपैरेल्स यानी कपड़े सी के वो लोग भेजते हैं। ये बहुत डेवलप्ड उनके यहाँ काम होता है और वहाँ के कॉटन भी बड़ी अच्छी है, जो उसके भी कपड़े तमाम दुनिया में जाते हैं। बांग्लादेश एक ज़माने में अपनी जो उनकी मौसल यानी कपड़े थे, सूती कपड़े उसके लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे और उसको दबाया गया बर्तानिया ने उसको दबा के उसके बाद फिर अपनी टेक्सटाइल मिल वहाँ पे लगाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के वक़्त से ये काम शुरू हो गया था। भारत उस वक़्त बांग्लादेश भारत का भी पार्ट था। बॉम्बे में फिर उसके अलावा गुजरात में और बंगाल में अनडिवाइडेड बंगाल में ये फैक्ट्रियाँ लगाई थी, बांग्लादेश में भी जो इस समय है वो काफ़ी थी। दूसरी बात ये भी है कि बांग्लादेश में जो है वो 2 प्रकार के लोग हैं फोर्सेज़ हैं, पॉलिटिकल फोर्सेज़। एक तो वो है जो जमात-ए-इस्लामी या कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और वहाँ के ऊपर बहुत से आतंकवादी संगठन भी ऑपरेट करते हैं, जैसे कि हुजी और इस तरह के कई एक हैं। अलग-अलग नाम हैं चीज़ें, कुछ देवबंद से उनका रिश्ता है वहाँ की, कुछ क्या कहते हैं वहाबी सलफ़ी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ये ग्रुप्स जितने भी हैं, ये बहुत खतरनाक हैं, एंटी इंडिया हैं और इनकी पॉलिटिकल फ्रंट जो है वो जमात-ए-इस्लामी। इनकी कोशिश ये होती है कि किसी भी सूरत से बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की और जो अपोज़िशन है पीएनबी वो भी बीएनपी जो है वो भी उसकी भी उसकी वो चाइना से जोड़ने की बात करता है। तो वहाँ पे बेसिकली इनका आपस में कोई बहुत ज़्यादा टकराव नहीं है। कट्टरपंथी हों, धार्मिक संस्थाएँ हों और ये लोग भी हों चाइना का। शेख हसीना का ये एक बैलेंसिंग एक्ट ये करती हैं, चाइना से भी इनके अच्छे रिश्ते हैं और भारत से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और अगर अपोज़िशन जीतता है तो फिर आने वाले समय में हम देखते हैं कि वहाँ पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ नज़र आता है। चाइना चाहता भी है कि वहाँ पे उसको चिटागोंग में एक नेवल बेस बनाना, जिसकी एक्टिविटी एंटी भारत होगी, वो काफ़ी समय से कोशिश भी कर रहा है। लेकिन शेख हसीना की जो सरकार है, वो ऐसा नहीं होने दे रही है कि वो नहीं चाहती कि बांग्लादेश से कोई भी भारत के खिलाफ एंटी इंडिया कैंपेन चले या एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ हों वहाँ के ऊपर। दूसरी बात ये है कि जो दूसरी तरफ सेकुलर पार्टी पावर है, जो लगातार बांग्लादेश एक ऐसा मुसलमान देश है जहाँ के ऊपर लिबरल इस्लामिक जो कि सेकुलरिज़्म में बिलीव करते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि डाइवर्सिटी हो, सब मिल के रहें, हिंदू, मुस्लिम और बाकी सब लोग भारत से अच्छे संबंध हों क्योंकि उनका पड़ोसी देश है। उन सब का वो सब जो हैं, वो सेकुलरिज़्म को प्रमोट करते हैं। दूसरी तरफ ये है कि सेना का भी झुकाव शेख हसीना की तरफ नज़र आता है। सेना को लगता है कि अगर वो सेना के अंदर जो फीलिंग्स हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश के में के गठन के समय में पाकिस्तान ने वहाँ पे जो ज़ुल्म-ओ-सितम किए थे और जिन बेगुनाह लोगों को मारा था, बड़ी संख्या में औरतों का रेप हुआ था, उसकी वजह से सेना में सेंटिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ नज़र आते हैं, काफ़ी। उस समय मुक्ति बाहिनी थी जिसने लड़ाई लड़ी थी, जिसको भारत ने खुल के सपोर्ट किया था और भारत की मदद से बांग्लादेश का गठन हुआ था सन 1971। तो सेना के जो है वो टिल्ट करती है सेकुलरिज़्म की तरफ और
ये अकेला देश है जहाँ के ऊपर सेकुलरिस्ट लड़ाई भी लड़ रहे हैं, बाकायदा वहाँ के ऊपर उनके डेमोन्स्ट्रेशंस भी होते हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये अकेला देश है जहाँ के ऊपर चाहे यूनिवर्सिटी हो ही हो। और दूसरी तरफ ये है कि जमात इस्लामी के भी इन्फ्लुएंस वाले हैं, जो कि वो भी बराबर उनकी भी कोशिश रहती है और लड़ाई भी करते हैं। फिर तीसरा ग्रुप वहाँ पे आतंकवादी संगठन है जिनको पाकिस्तान बैक करता है। पाकिस्तान से जनरल टर्म में देखा जाए तो काफ़ी नफ़रत है वहाँ के लोगों के बीच में। मगर ये है कि जो धार्मिक पार्टीज़ हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल भी नज़र आती हैं, ख़ासतौर से लोअर मिडल क्लास में उनका काफ़ी है वहाँ पे। जमात इस्लामी, उसकी यूथ विंग, फिर उसके अलावा तबलीग जमात जो है वो भी काफ़ी सक्रिय नज़र आती है। और कुछ इनकी और फ्रंटल ऑर्गेनाइज़ेशन है, जिनको बाहर से फंडिंग भी मिलती थी और पाकिस्तान से भी सपोर्ट भी मिलती थी। और ये लोगों को के खिलाफ चाइना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली चाइना इन लोगों को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये सारे ग्रुप जो हैं, एक तो जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है वहाँ पे चाइना के अंदर, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते शिनजियांग प्रोविंस के अंदर। और दूसरी बात ये कि ये जो है ये प्रमोट भी करते हैं कि चाइना के साथ अच्छा संबंध हो। ये चाहते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना मिलके एक अच्छा ट्रायंगल ये ग्रुप बने जो कि भारत के खिलाफ हो। ये टसल वहाँ के ऊपर बराबर है। अब ये देखना है कि किस तरह से आने वाले समय में अगले 5 साल में ये अपना गमन करती है। कई चीज़ें और भी हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि इनके लिए चलाना मुश्किल होगा, काफ़ी दुश्वारियाँ आएँगी। इसी के बांग्लादेश में एजिटेशन की बहुत पुरानी प्रथा है। और फिर ये है कि वहाँ पे वायलेंस बहुत होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ वायलेंस बहुत कर देती हैं। तो वो अभी ऑलरेडी उन्हीं ने 2 दिन की कॉल दे दी है। देखना ये है कि आज कितने क्या हुआ। फिर उसके अलावा ये है कि ये लोग आने वाले समय में फिर इनके साथ जो अपोज़िशन है उसके अंदर एक बड़ा सेक्शन आतंकवादी संगठनों का और कट्टरपंथी, ये बहुत स्पीड से काम करते हैं और ये वहाँ के ऊपर प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करना और इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना, ये इनका काम होता है। अब देखना ये है कि किस तरीके से इसको वो डील करते हैं। फिर उसके बाद ये है कि अ, बांग्लादेश जो है उसके जो रिश्ते हैं वो चाहते, उसकी कोशिश ये है कि सभी से अच्छे रिश्ते बना के। अब देखना ये है कि भारत के साथ तो अच्छे हैं, अब अमेरिका का क्या एटीट्यूड होता है? क्या अमेरिका इस इलेक्शन को अमेरिकन्स रिकॉग्नाइज़ करेंगे या उसको डिक्लेयर कर देते हैं? इसी के अमेरिकन और पश्चिमी देश जो हैं, उनकी जो नीति है मुस्लिम देशों की तरफ वो ये है कि वो लिबरल डेमोक्रेट्स इन पार्टीज़ को नहीं सपोर्ट करते। हमने अफ़गानिस्तान में भी देखा, उन्हीं ने बनाई ज़रूर, लेकिन बाद में जिस तरीके से स्ट्रेंथन करना था वहाँ पे डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमेरिकन्स ने नहीं किया और बाद में उन्हीं ने तालिबान से समझौता करके वहाँ पे उनको बनाया। अरब देशों में भी उन्हीं ने हमेशा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ एलाई किया और उनका मानना ये है कि लिबरल फोर्सेस कमज़ोर हैं दुनिया में। और ये ऐसे ग्रुप हैं एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन जिनसे इनका बहुत पुराना अंग्रेज़ों के वक़्त से गठन था, संबंध था। और इन लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की की जो हुकूमत थी उसके खिलाफ काम करके अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया था और उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया का गठन कराने में भी अमेरिकनों ने मदद हासिल की, मदद दी थी सऊदी रूलर्स को उस समय के। तो वो लोग जीतते नहीं हैं, लेकिन अ, जिन लोगों को शेख हसीना ने आने के बाद जो पाकिस्तान की जंग में जिन्हीं ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, यानी यही कट्टरपंथी जमात इस्लामी के जो लोग हैं, उनमें से बहुतों को अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर मुकदमे चले, कुछ को फांसी हुई। इसके समर्थन में वहाँ के पश्चिमी देशों के जो वो थे ह्यूमन राइट ग्रुप्स और वहाँ की आपत्ति, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने भी आपत्ति दिखाई। उनका मानना ये था कि ये अनडेमोक्रेटिक तरीके से ये काम हो रहा है। वो किसी न किसी बहाने से इस तरह के तत्वों को सपोर्ट करते हैं और उनकी जो भी है, अब देखना ये है कि इस रिलेशन को किस तरह देखते हैं, क्या उनके यहाँ कोई बदलाव आता है आने वाले समय पॉलिटिक्स में या नहीं। उनके सामने ये है, एक समस्या ये भी है कि अगर वो रिकॉग्निशन नहीं करते तो थोड़े समय के बाद ये गवर्नमेंट अगर और वीक होती है, तो चाइना के कैंप में चली जाएगी, अपोज़िशन ग्रुप अगर पावर में आता है। इस कारणवश चलते हुए
वो न हो सकता है कि ना चाहें, खामोश रहें और मान्यता इनको लेजिटिमेसी प्रदान कर दें, रिकॉग्नाइज़ कर दें इलेक्शंस को। इसलिए कि अगर बांग्लादेश स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, उसका उसके उसमें बंगाल के अंदर सी जो है वहाँ पे इंडियन ओशन में भी उनका बड़ा रोल रहता है। अगर वहाँ पे इंस्टेबिलिटी फैलती है तो उस क्षेत्र में कई देशों में, खासतौर से ईस्ट एशिया में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बांग्लादेश के साथ एक और बड़ी समस्या है, वो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ जो म्यांमार से उनके यहाँ आते हैं, जिसको पहले के बर्मा कहा जाता था। वहाँ से आते हैं, बड़ी संख्या में हैं। उनकी इकोनॉमी पे एक बड़ा बर्डन है और वो अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए, क्योंकि बांग्लादेश में की जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कई बार कोशिश की, मगर म्यांमार के जो मिलिट्री रूलर्स हैं, इन लोगों को वापस टोटल लेने पे तैयार नहीं हुए। अलग-अलग बहाने बनाते हैं, नंबर डिफर करते हैं। बल्कि वहाँ पे जो इन लोग के खिलाफ अ कार्रवाई चल रही है, इनको वहाँ सप्रेस करने की जो कोशिश की चल रही है, उसके चलते हुए पलायन बराबर हो रहा है उनके देश से बांग्लादेश में भी, और यही नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशियन या ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी ये लोग जाने की लगातार कोशिश करते हैं, खास तौर से मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में भी, और बहुत से लोग लैंड रूट के थ्रू भी जाना चाहते हैं, कुछ सी के थ्रू मलेशिया, इंडोनेशिया में जाने की कोशिश करते हैं। इनको बराबर पकड़ा जाता है, फिर वापस भेजा जाता है। बहुत इनके साथ बड़ी समस्याएँ हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कोई हल ढूँढने में असमर्थ रहा है इस समस्या का भी। जैसे और दूसरी समस्याओं को वो नहीं सॉल्व कर पाए हैं, इसको भी ढूँढने में असमर्थ रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे। देखना ये है कि किस तरीके से वहाँ पे बदलाव आता है। क्या शेख हसीना वहाँ पर पीस एंड स्टेबिलिटी देने में कामयाब होती हैं, ये आने वाला समय बताएगा। और फिर उसके बाद ये कि क्या इस इनस्टेबिलिटी अगर बढ़ती है तो उसमें क्या इकोनॉमिक ग्रोथ वैसे ही हो पाएगी, इन्वेस्टमेंट जो वो चाहती हैं बाहर से आना, वो आना पाएगा, और फ्यूचर में क्या होगा, इस पे हम आगे बात करेंगे। आज के इन पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे, आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। आपके हम आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा, और अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कीजिए और प्रमोट भी कीजिए, सब्सक्राइब करके प्रमोट भी कीजिए, और दूसरी बात ये कि आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। धन्यवाद आपका।